नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश वेनेजुएला अचानक भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्या मोदी सरकार सिर्फ सस्ता तेल खरीदना चाहती है या साउथ एशिया की पूरी एनर्जी पॉलिटिक्स को बदलने की तैयारी कर रही है? और आखिर इसका नेपाल, बांग्लादेश और पूरे दक्षिण एशिया से क्या संबंध है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्वेज के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात को केवल एक सामान्य कूटनीतिक बैठक समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब पूरी दुनिया एक नए ऊर्जा संकट और भू राजनीतिक पुनर्संतुलन के दौर से गुजर रही। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता तेल बाजार को लगातार अनिश्चित बनाए हुए। इसी बीच भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तेल उपभोक्ता अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए साझेदारों की तलाश कर रहा है। दूसरी ओर चीन पिछले एक दशक में लैटिन अमेरिका में भारी निवेश करके अपना रणनीतिक प्रभाव बढ़ा चुका है। वेनेजुएला भी चीन के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक रहा है। ऐसे में मोदी और रोड्रिगेज का जो बैठक है वह केवल ऊर्जा व्यापार की चर्चा नहीं बल्कि वह भारत की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। और ऐसी रणनीति जिसके तहत भारत अपनी तेल निर्भरता को विविध बनाना चाहता है, ऊर्जा आपूर्ति के लिए नए स्रोत विकसित करना चाहता है और वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है और भविष्य में साउथ एशिया के एनर्जी हब के रूप में उभरने की तैयारी कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि भारत वेनेजुएला से बड़े पैमाने पर तेल आयात करता है, उसका रिफाइनिंग करता है और फिर पड़ोसी देशों को ऊर्जा उपलब्ध कराता है, तो क्या नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश भारत केंद्रीय ऊर्जा नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं? क्या यह केवल ऑयल डिप्लोमेसी है या फिर भारत साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स को एनर्जी कनेक्टिविटी के माध्यम से पुनः परिभाषित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? आज के इस सेशन में हम मोदी वेनेजुएला के बैठक के पीछे छिपी ऊर्जा कूटनीति, व्यापार और भू राजनीति रणनीति पर गहराई से विश्लेषण करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को आप कहां से वॉच कर रहे हैं वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है मोदी वेनेजुएला बैठक, क्या भारत नेपाल को देगा इसका फायदा? आपके स्क्रीन पर साथियों 4 न्यूज़पेपर के कटिंग्स है, राइटर्स के 3 और काठमांडू पोस्ट के 1। राइटर्स का पहला कटिंग लिखता है, इंडिया सीज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री विथ वेनेजुएला इन एनर्जी ट्रेड एमिड गल्फ क्राइसिस। वेनेजुएला रोड्रिगेज टू डिस्कस एनर्जी टाइज ड्यूरिंग इंडिया विजिट फ्रॉम जून 3 to 7। राइटर्स का तीसरा, इंडिया रिलायंस बाई वेनेजुएला ऑयल डायरेक्टली फ्रॉम पीडीवीएसए डॉक्यूमेंट एंड डाटा शो। और चौथा, काठमांडू पोस्ट हमने लिया, आफ्टर आरएसपी चेयर लामिछा ने फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट इंडिया। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर जब यहां आएंगे तो वो यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से भी मिलेंगे, कॉमर्स मिनिस्टर से भी मिलेंगे, मोदी जी से भी मिलेंगे। कुल मिलाकर कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथियों, आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ जब हॉर्मुज स्ट्रेट को जब बंद किया गया था तो हमने ये कहा था कि किस प्रकार से भारत में तेल के दाम और उसका प्रभाव हमें नेपाल में देखने को मिल रहा है। हमने नेपाल और भारत के बॉर्डर पर जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की तस्करी हो रही थी उस पर भी एक पूरा का पूरा हमने एक डॉक्यूमेंट्री आपके सामने रखा था। हमने ये भी बताया था कि किस प्रकार से नेपाल के ऊर्जा का 100% यानी कि डीजल हो, पेट्रोल हो, सब भारत से सप्लाई होता है। यानी कि अगर भारत वेनेजुएला तेल को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर कोई भी चर्चा कर रहे हैं तो इसका नेपाल पर क्या प्रभाव होगा, यही सारी बातें हम करेंगे। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सारे देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। और वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना है। 303 अरब बैरल तेल भंडार जो है वो वेनेजुएला में है। ऊर्जा संकट के दौर में वेनेजुएला एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन सबसे पहले मैप में हमें वेनेजुएला के लोकेशन को भी समझना है। साथियों, वेनेजुएला आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है यहाँ के राष्ट्रपति को टांग लिया था। याद आ रहा है आपको मादुरे का नाम? चलिए, वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये साउथ अमेरिका का मैप है। और साउथ अमेरिका के मैप में अगर हम बात करें तो ये आपको जो बीच का एरिया नजर आ रहा है, क्यूबा, जमाइका, एल सल्वाडोर, कोस्टारिका, पनामा, ये आपका सेंट्रल अमेरिका है। ठीक, ऊपर आपको जो दिख रहा है ये आपका वेनेजुएला है। वेनेजुएला के पश्चिम में कोलंबिया, उसके पश्चिम में इक्वाडोर, नीचे जाएंगे तो पेरू, बोलिविया, चिली, ये सब आपको देखने को मिलेगा।
वेनेजुला के पूर्व में गुयाना, सूरीनाम, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ये सारे देश आपको देखने को यहां मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं वेनेजुला की। ठीक, अच्छा, ये जो मैंने पूरा एरिया दिखाया है, ये वो क्षेत्र है जहां चाइना ने अपने BRI प्रोजेक्ट यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा बहुत ज्यादा अपना प्रभाव बढ़ाकर रखा हुआ है। लेकिन वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति इंडिया आ रही हैं और आने के बाद जो सबसे बड़ी चर्चा हो रही है इसी पर हो रही है। तो भारत और वेनेजुला के संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो है ऊर्जा क्षेत्र। वेनेजुला दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडारों वाला देश माना जाता है। उसके पास लगभग 300 अरब बैरल से अधिक तेल भंडार है, जो वैश्विक कुल भंडार का 17% है। लेकिन इतना विशाल ऊर्जा संपदा होने के बाद भी वेनेजुला पिछले एक दशक से जो है वो गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके प्रमुख कारण है अमेरिका का आर्थिक प्रतिबंध जो है, यूएस ने सैंक्शन लगा के रखा हुआ वेनेजुला पर, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हैं, आर्थिक संकट और मुद्रास्फीति की समस्या है, तेल अवसंरचना में निवेश की कमी है। इन कारणों से उसका वास्तविक तेल उत्पादन और निर्यात उसकी क्षमता से काफी नीचे जो है चला गया। दूसरी ओर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देशों में से एक है। भारत अपने ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयातित कच्चे तेल के ऊपर अत्यधिक निर्भर है और अपनी जरूरतों का लगभग 85% से अधिक तेल विदेशों से खरीदता है। और यही कारण है कि भारत की ऊर्जा नीति का एक प्रमुख लक्ष्य यह है कि तेल आयात के जो भी स्रोत है उसका विविधीकरण किया जाए, उसका डाइवर्सिफिकेशन जो है वो किया जाए। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर है जहां वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैदराबाद हाउस में आज इनकी मीटिंग हुई। साथियों, भारत ये नहीं चाहता है कि वो ऊर्जा के लिए जो है उसकी ऊर्जा सुरक्षा केवल पश्चिम एशिया के ऊपर निर्भर रहे। पश्चिम एशिया के देश जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, यूएई हो गया, इन सारे देशों के ऊपर, सऊदी अरबिया हो गया। उसके रणनीति के तहत भारत रूस से तेल खरीद रहा है, अफ्रीका में नए ऊर्जा साझेदार ढूंढ रहा है और अब लैटिन अमेरिका विशेषकर वेनेजुला के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को जो है वह पुनर्जीवित कर रहा है। हाल के महीनों में भारत ने वेनेजुला से तेल आयात तेजी से बढ़ाया है। मई 2026 में भारत वेनेजुला का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। वेनेजुला भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है। यानी मोदी और रोड्रिगेज बैठक केवल एक औपचारिक राजनयिक मुलाकात नहीं थी जो आज हुई है, बल्कि भारत के दीर्घकालिक एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत केवल वेनेजुला से तेल खरीदना चाहता है या वह फिर अपनी अत्याधुनिक रिफाइनिंग क्षमता का उपयोग करके साउथ एशिया का एनर्जी प्रोसेसिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और यही वो बिंदु है जहां से इस पूरी कहानी का भू राजनीतिक महत्व जो है वो शुरू हो जाता है। साथियों, अगर हम वैश्विक ऊर्जा अनिश्चितता की बात करें तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्रूड ऑयल या प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें, मध्य पूर्व के क्षेत्रों में हमने बात किया कि संघर्ष बना हुआ है, ऊर्जा का पूरा प्रभाव बाजार जो है प्रभाव हुआ है। प्रमुख तेल आयातक देश जो है जैसे चीन हो गया, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, ये सारे के सारे जो है इससे प्रभावित हो गए। भारत की जिस प्रकार से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, भारत मध्य एशिया, मध्य पूर्व से तेल आयात कर रहा है। भारत जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया, रूस से भी तेल आयात कर रहा है। लेकिन भारत ये ढूंढ रहा है कि हम किस प्रकार से जो है वो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाएं। और भारत को वेनेजुला की जरूरत क्यों है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। साथियों, वेनेजुला को क्यों जरूरी है? तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार में से वेनेजुला एक है, जिस पर हमने बात किया। दूसरा, वेनेजुला जो है वो भारत को भारी छूट पर कच्चा तेल देगा, प्रतिबंधों के बीच विश्वसनीय साझेदारी करेगा, ऊर्जा आपूर्ति में विविधीकरण जो है भारत को जो है वो देखने को मिलेगी। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत क्यों कर रहा है? भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और उपभोक्ता देश है। उसकी अर्थव्यवस्था, उद्योग, परिवहन और विकास का बड़ा हिस्सा आयातित ऊर्जा के ऊपर निर्भर है। लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसके अधिकांश तेल आयात कुछ सीमित क्षेत्रों से हो रहे हैं, चाहे वो रशिया हो, सऊदी अरब हो, इराक हो, यूएई हो। यदि इन क्षेत्रों में युद्ध, प्रतिबंध, समुद्री मार्गों में व्यवधान या राजनीतिक संकट उत्पन्न हो जाए तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा जो है वो प्रभावित हो जाती है। हाल के वर्षों में हमने रशिया यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इस बात को ध्यान दिया कि ऊर्जा स्रोतों का डाइवर्सिफिकेशन अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। और यही कारण है कि भारत लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों से भी तेल आयात जो है वो बढ़ा रहा है। इसी व्यापक रणनीति में वेनेजुला एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभर रहा है। मई 2026 में भारत वेनेजुला का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया, जो दोनों देशों के बढ़ते ऊर्जा संबंधों को दर्शाता है। वेनेजुला के तेल जो है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। अगर ये मैं बात कह रहा हूं तो ये क्यों कह रहा हूं? साथियों, वेनेजुला के पास विशाल मात्रा में हैवी क्रूड ऑयल है। यह तेल सामान्य रिफाइनरी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भारत के पास दुनिया के सबसे उन्नत रिफाइनिंग क्षमताओं में से एक है, विशेष रूप से रिलायंस इंडस्ट्री के पास और दूसरा नायरा एनर्जी के पास। रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी जैसे भारतीय रिफाइनिंग
भारी कच्चे तेल को प्रभावी ढंग से प्रोसेस कर सकती हैं। यदि भारत को वेनेजुला का तेल रियायती कीमतों पर मिलता है तो उसका रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में लाभ हो सकता है, ऊर्जा लागत कम हो सकती है और भारत की ऊर्जा प्रतिस्पर्धात्मक जो है वो मजबूत हो सकती है। और यही कारण है कि भारतीय रिफाइनिंग जो भी कंपनियां हैं वो वेनेजुला के तेल में लगातार अपनी रुचि दिखा रही है। अब चूंकि जब मैं मैप आपके साथ चर्चा कर रहा था वेनेजुला का, तो मैंने कहा था कि वेनेजुला का जो क्षेत्र है या लैटिन अमेरिका का जो क्षेत्र है, इस लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में चीन का बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि चीन ने जो अपना बीआरआई प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से यहां बंदरगाह का विकास किया है, रेलवे और हाईवे बनाए हैं, ऊर्जा परियोजनाओं पर, दूरसंचार पर, खनन और संसाधन पर जो है विकास किया है। चीन ने वेनेजुला, पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील जैसे देशों में जो है वो बहुत बड़े स्तर पर जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है। चीन लैटिन अमेरिका के अगर हम व्यापार के बारे में बात करें तो 2005 में अगर देखें तो 45 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 तक ये 480 डॉलर तक बढ़ गए। अब इस क्षेत्र में जब चीन का प्रभाव पड़ रहा है तो अमेरिका कैसे अपने आसपास पड़ोस में चीन को बढ़ने देगा, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं यहां से ट्रेड वॉर की स्थिति जो है वह चाइना और अमेरिका में बढ़ गई। लैटिन अमेरिका में जिस प्रकार से चाइना का प्रभाव है, अमेरिका अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा। और यह विषय केवल तेल व्यापार तक सीमित नहीं है साथियों, पिछले 2 दशक में चीन ने लैटिन अमेरिका में अपने ग्लोबल साउथ स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो लैटिन अमेरिका को बनाया है। जैसा कि हमने कहा कि वेनेजुला, ब्राजील, अर्जेंटीना और पेरू, चीन ने बड़े पैमाने पर यहां निवेश किया, ऋण दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को विकसित किया, और बीजिंग का उद्देश्य केवल यहां व्यापार करना नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ में दीर्घकालिक रणनीतिक प्रभाव को स्थापित करना है। और ऐसे में यदि भारत वेनेजुला के साथ ऊर्जा, निवेश और औद्योगिक सहयोग को बढ़ाता है तो इससे कई रणनीतिक लाभ भारत को होंगे। लैटिन अमेरिका में रणनीतिक उपस्थिति सबसे पहले भारत को जो है मजबूत मिलेगी, यानी कि भारत को जो लाभ की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कई लाभ होंगे, तो आपके दिमाग में होगा कितने सारे लाभ होंगे, एक बार बता दीजिए। तो सबसे पहला, भारत की उपस्थिति होगी रणनीतिक रूप। दूसरा, ग्लोबल साउथ में भारत की विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। तीसरा, ऊर्जा आपूर्ति के नए स्रोत जो है विकसित होंगे। चौथा, चीन के प्रभाव को संतुलित करने का अवसर मिलेगा। और पांचवा, भारत एक वैश्विक ऊर्जा साझेदार के रूप में उभर जाएगा। यानी मोदी और रोड्रिगेज की जो बैठक है ये केवल ऑयल डिप्लोमेसी के रूप में देखना एक अधूरा विश्लेषण होगा, एक अधूरा चर्चा होगा। यह बैठक जो है, इस बैठक को समझने के लिए हमें इस पूरे बैठक को 3 लेवल पर जो है देखना पड़ेगा। पहला, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना। दूसरा, हैवी क्रूड के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त करना। और तीसरा, ग्लोबल साउथ और लैटिन अमेरिका में भारत की भू राजनीतिक उपस्थिति का विस्तार करना। यानी वेनेजुला भारत के लिए सिर्फ एक तेल उत्पादक देश नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा और भू राजनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण साझेदार जो है वो बनता जा रहा है। अब पूरे मामले में नेपाल को हम क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि नेपाल के व्यूअर्स हमारे साथ बहुत जुड़े रहते हैं, और नेपाल के व्यूअर्स का जिस प्रकार से कमेंट रहता है कि नेपाल के ऊपर आपने जो सीरीज शुरू किया है उसको बंद मत कीजिएगा। आप मुझे देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि नेपाल के ऊपर आने वाले समय में भी कभी भी सीरीज नहीं बंद होगा। अगर हम सवेरे और शाम को सीरीज ला रहे हैं तो एक सीरीज नेपाल के ऊपर तो जरूर ही रहेगा, क्योंकि नेपाल हमारे लिए केवल हमारा पड़ोसी नहीं है। नेपाल हमारे लिए, भारत के लोगों के लिए एक दूसरा घर है, अपना घर है। क्योंकि हमने बार बार ये बात कहा है कि नेपाल जो है उसके साथ भारत का रोटी बेटी का संबंध है। तो भारत के लिए नेपाल समझिए ननिहाल है ना। तो कैसे हम नेपाल को छोड़ सकते हैं, है ना। और यही पूरी कहानी जो है वो साउथ एशिया की एनर्जी जियोपॉलिटिक्स से जुड़ जाती है। साथियों, पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि भारत वेनेजुला तेल सहयोग का नेपाल से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन गहराई से देखने में यह संबंध काफी ज्यादा आपको महत्वपूर्ण दिखेगा। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और अपनी अधिकांश पेट्रोलियम आवश्यकताओं के लिए वो निर्भर किसके ऊपर है, भारत के ऊपर। नेपाल में उपयोग होने वाला पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या अन्य पेट्रोलियम उत्पाद मुख्य रूप से भारत के माध्यम से ही वहां पहुंचते हैं। भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा सहयोग लंबे समय से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का महत्वपूर्ण आधार रहा है। और इसका अर्थ यह है कि नेपाल की ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक भारत की ऊर्जा सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। यदि भारत के पास अधिक विविध स्रोत से कच्चा तेल आएगा, चाहे वो रूस से आए, चाहे मध्यपूर्व से आए, चाहे अफ्रीका से आए, चाहे वेनेजुला जैसे लैटिन अमेरिका देश से आए, तो भारत के सामने किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता का जोखिम कम होगा। और इसका परिणाम यह होगा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकेगा, वैश्विक संकटों के दौरान भी स्थिर आपूर्ति जो है वो बना के रखेगा, अपनी विशाल रिफाइनिंग क्षमता को बेहतर उपयोग करेगा और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को अधिक स्थिर बनाएगा।
यदि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल उपलब्ध रहता है तो उसकी रिफाइनरी लगातार उत्पादन करती रहेगी और इसका अप्रत्यक्ष लाभ नेपाल जैसे हमारे पड़ोसी देश को मिलेगा। और आपको याद भी होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जब रवि लमिछाने की मीटिंग हुई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह आश्वस्त किया कि नेपाल को भारत हर प्रकार से सहयोग करेगा, जो संबंध है वो संबंध और प्रगाढ़ होंगे और जिस प्रकार से भी हो सकता है हम आपको मदद करेंगे। और इसी विश्वास के साथ रवि लमिछाने जा रहे हैं और वहां से नेपाल के विदेश मंत्री आ रहे हैं, जो कि आगे इन्हीं सारे बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें ऊर्जा जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वह टॉपिक रहेगा, बहुत बड़ा एक मुद्दा रहेगा। साथियों, अगर हम बात करें तो 1996 में ही मोतिहारी अमेलगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है वो पहली बार प्रपोज हुआ। 2014 में अगर हम बात करें तो मोदी इन्हीं को बायलैटरल एजेंडा के तरह फाइनलाइज करने के लिए नेपाल विजिट किए। 2015, 17, 18, 19 ये आपको देखने को मिला। और 2017-19 में अगर हम बात करें तो यह 15 महीने में जो है ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और ज्वाइंट इनॉग्रेशन 10 सितंबर 2019 को हुआ। यानी कि ये मोतिहारी चंपारण में बिहार में और ये आपका अमेलगंज ये पाइपलाइन है। और इस पाइपलाइन के माध्यम से अगर हम कहें तो कुल मिलाकर इसका फायदा ये हुआ कि जो रिड्यूस हो गया, क्या चीज, नेपाल में जो तेल है 2 रुपए लीटर, जो खर्चे हैं वो कम हो गए, कई सारी चीजें हैं, मिलावट कम हो गया है ना, बहुत सारी कमियां जो हैं वो यहां से हुई। यानी कि यदि भारत के पास, हमने कहा कि अगर पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल उपलब्ध रहेगा तो वैश्विक संकट कितना भी ज्यादा हो उस समय भी नेपाल को ईंधन आपूर्ति व्यवधान में संभावना कम हो सकती है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने से सकारात्मक प्रभाव नेपाल की ऊर्जा उपलब्धता भी पड़ेगा। भविष्य में भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के बीच ऊर्जा एवं अवसंरचना सहयोग जो है मजबूत होगा। और यदि भारत क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र के रूप में उभरता है तो नेपाल को एक बड़े और अधिक विश्वसनीय ऊर्जा नेटवर्क का हिस्सा बनने का अवसर भी मिलेगा। मोदी सरकार की रणनीति केवल तेल खरीदने तक सीमित नहीं है। भारत खुद को साउथ एशिया के एनर्जी हब के रूप में विकसित करना चाहता है। भारत पहले से ही दुनिया की प्रमुख रिफाइनिंग क्षमता रखता है, एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहा है, नेपाल और बांग्लादेश के साथ बिजली व्यापार कर रहा है, भूटान के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश कर रहा है। यदि भारत विभिन्न स्रोतों से तेल और गैस प्राप्त करता है तो पूरे दक्षिण एशिया के लिए एनर्जी गेटवे बन सकता है। भारत और वेनेजुला दोनों ग्लोबल साउथ की आवाज बनने का दावा करते हैं। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, विकासशील देशों के अधिकार और साउथ साउथ कॉपरेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए मोदी और डेल्सी रोड्रिगेज की बैठक केवल ऑयल डिप्लोमेसी नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल साउथ लीडरशिप की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बातों को जो है समझ रहे हैं। वेनेजुला का तेल नेपाल को कैसे जा सकता है, इस पर हमने पूरी की पूरी आपके साथ जो है वो चर्चा की। भारत दक्षिण एशिया का ऊर्जा हब बनना चाहता है, इस पर भी हमने आपसे जो बात किया है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें नेपाल को बिजली को लेकर, अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ समिट में हमने बात किया, तो अंततः साथियों हम यही कह सकते हैं कि मोदी रोड्रिगेज बैठक केवल एक द्विपक्षीय मुलाकात नहीं, यह भारत की सबसे बड़ी रणनीति का एक हिस्सा है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, चीन के प्रभाव को संतुलन करना, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना और साउथ एशिया में एनर्जी हब बनने का लक्ष्य सभी शामिल। यदि भारत वेनेजुला के साथ व्यापार सहयोग को गहरा करता है तो इसका लाभ केवल भारत नहीं बल्कि नेपाल, भूटान और पूरे दक्षिण एशिया की ऊर्जा स्थिरता को मिल सकता है। वेनेजुला का तेल भारत की ऊर्जा जरूरत नहीं बल्कि साउथ एशिया में भारत की रणनीतिक शक्ति और क्षेत्रीय नेतृत्व का भी आधार बन सकता है। आपको क्या लग रहा है भाई? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। किस प्रकार से ये मीटिंग जो है वो फ्रूटफुल हो सकती है। तो चलिए फिर अपने विचारों को कमेंट में फटाफट टाइप कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, समय अगर बच रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो पीछे के वीडियोस को क्यों ना एक एक करके आप देखें, सभी वीडियोस को देखिए। सारे वीडियोस में कुछ ना कुछ बातें कही गई हैं और देखकर वहां भी अपने विचार को दीजिए। जय हिंद, जय भारत।